चलो सबसे पहला तो डिस्क्लेमर that this lecture will be understood only if you have attended the last class or you have gone through whatever was in the recorded lecture. So chapter का नाम था इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया सिंस 1991. मतलब 1991 के पहले जो पॉलिसीज था वो अलग था, 1991 के बाद जो पॉलिसीज था वो अलग था. What was the scenario of India pre 1991? India was considered as a dash economy. वीक इकोनॉमी. ओके, आई एग्री, बट देयर वर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. उसमें से एक इकोनॉमी का नाम देना था. इट वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, बट वी फॉलोड विच पैटर्न? सो कैन आई से प्राइमरी रोल वाज गिवन टू विच सेक्टर? पब्लिक सेक्टर. हुज रोल वाज नेग्लेक्टेड? प्राइवेट सेक्टर रोल वाज नेग्लेक्टेड. वाज फॉरेन सेक्टर एनकरेज के डिस्करेज्ड? इंडिया के अंदर प्राइमरीली हमारा फोकस किस सेक्टर पर था? प्राइमरी, सेकेंडरी के टर्शियरी? प्राइमरी पर था. सेकेंडरी पर शिफ्ट करने का कोशिश किया था कि नहीं किया था? किया था. एक आदमी था जिसका नाम था प्रशांता महालनोबिस, हु हैड एडवोकेटेड कि अपने को इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए इन सेकेंडरी सेक्टर. भिलई, दुर्गापुर, राउरकेला, ऐसा कल कुछ 3 नाम लिया था जहां पर कैपिटल आयरन एंड ओवर स्टील इंडस्ट्रीज ओपन करने का प्लानिंग था. बराबर है क्या? सो वॉज इंडिया अ सेल्फ सफिशियंट इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी के डिपेंडेंट इकोनॉमी? डिपेंडेंट. डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि अपन आत्मनिर्भर थे कि नहीं थे? आत्मनिर्भर आज भी नहीं है. तो तू 1991 के पहले का तो क्या ही बात कर रहा है. सो कहना ऐसे इंडिया वाज अ डिपेंडेंट इकोनॉमी, दूसरे इकोनॉमीज पर बहुत डिपेंड करता था. जिसमें से हम मेजरली किस चीज के लिए दूसरे इकोनॉमी पर डिपेंडेंट थे? हमने हर कंट्री के पास गया और हर कंट्री से हाय, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम? ओके, हाय रणवीर. धर्मवीर अपने वाले ही है, मतलब कल थे इधर. सो वी वर टेकिंग डेट फ्रॉम ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. बराबर है. ये डेट लेना कोई प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम क्या है? डेट को चुका नहीं पाना इज अ प्रॉब्लम. सो कैन आई से इंडिया बिकेम द डैश लार्जेस्ट इंडेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन द ईयर 1991. Second largest. We had abundance of foreign exchange reserves. True or false? False. We had only foreign exchange reserves which were sufficient for how many weeks? 2 to 3 weeks बोलते हैं generally. It was $1 billion. बिलियन. बट वो टाइम 1 बिलियन मतलब क्या ही हुआ रे? 100 करोड़ रुपया हुआ. 100 करोड़ डॉलर कर ले तो भी एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 करोड़ कौन सा बड़ा बात है? When you talk फॉर एन इंडिविजुअल 10 करोड़ भी बहुत है. बट एक इकोनॉमी जिसका पॉपुलेशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट आज तो हो ही चुका है, उसके लिए 100 करोड़ या 1 बिलियन डॉलर्स इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट. सो वन प्रॉब्लम वाज अपने पास डेट बहुत ज्यादा था. दूसरा प्रॉब्लम वाज अपने कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, 16.7%. ये बराबर है क्या? नहीं, 18 मैंने बोला था, बट द टेक्स्ट बुक सेज 16.7. सो वी गो अहेड विद व्हाट द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक सेज. डेटा के साथ अपने को मस्ती नहीं करना चाहिए. जो गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक देता है वही डेटा के साथ हम आगे बढ़ेंगे. सो 16.7% वाज द इन्फ्लेशन रेट इन द कंट्री. ऑल दी सिचुएशंस वर फेवरेबल कि अनफेवरेबल? अनफेवरेबल. इंडिया के अंदर इंपोर्ट से ज्यादा था कि एक्सपोर्ट ज्यादा था? इंपोर्ट ज्यादा था. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाज फेवरेबल कि अनफेवरेबल? सुना ही नहीं दिया. बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला सिचुएशन वाज फेवरेबल कि अनफेवरेबल? अनफेवरेबल. अनफेवरेबल. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नथिंग एल्स बट द स्टेटमेंट ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. अच्छा, इंडिया के अंदर कस्टम्स ड्यूटी वाज वेरी लेस के वेरी हाई? अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज? 300 to 360% तक का बात किया था. वर फॉरेन बैंक्स अलाउड? प्री 1991 वर फॉरेन बैंक्स अलाउड? फॉरेन छोड़, प्राइवेट के वांदे थे तो फॉरेन कहां से आएगा? सो फॉरेन बैंक्स वर नॉट अलाउड. फॉरेन कैपिटल वाज अलाउड? नो. फॉरेन टेक्नोलॉजी वाज अलाउड? नो. सो बेसिकली इंडियाज पॉलिसी वाज आउटवर्ड लुकिंग के इनवर्ड लुकिंग? मतलब खुद के ऊपर ही फोकस करते थे, बाहर वालों के ऊपर ज्यादा फोकस करते नहीं थे. जिसके वजह से इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो बहुत ज्यादा हो रहा था कि बहुत कम हो रहा था. तो जिसके वजह से हमको कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़े. क्या लाने पड़े? रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है?
वेरी गुड, इट इज अ चेंज बट अ पॉजिटिव चेंज। इसका मतलब जो भी 1991 के पहले हो रहा था वो सब पॉजिटिव नहीं था। टू पॉलिसीज इफ आई हैड टू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, वन वाज लाइसेंसिंग, द अदर वाज MRTP तो था ही, आई अग्री विथ यू, बट एक लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम था। तो एक और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था, रिजर्वेशन। व्हाट इज लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट? That for anything and everything you will require a approval or license from the government. That is for manufacturing or production. फिर what was reservation? Correct. So certain sectors के majority of the sectors were reserved for the public sector. If you remember, we had spoken that there were 3 lists, list A, B, C. So जो भी important वाला था A और B में, उसने गवर्नमेंट ने अपना पार्ट ले लिया था। C जो चिल्लर पिल्लर था वो दे दिया था टू द प्राइवेट सेक्टर। सो ऑल दीज एनकरेज्ड प्राइवेट सेक्टर के डिस्करेज्ड प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, कहने से जब गवर्नमेंट काम करता है तो गवर्नमेंट का काम करने का तरीका एफिशिएंट होता है कि इनएफिशिएंट होता है? इनएफिशिएंट होता है, मतलब फुर्सत में काम करता है, और जहां पर वो फुर्सत में काम करेगा तो वो स्पीड से काम नहीं करता है। पेपर वर्क ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है। डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होता है। तूने एक और प्रॉब्लम के बारे में बात किया था, मस्त प्रॉब्लम है वो, MRTP। एक्चुअली में मोनोपोली क्रिएट होने देना चाहिए इन रियलिटी? थोड़ा प्लेन दिमाग से सोच, डू यू थिंक अ मोनोपोली विल हेल्प एन इकोनॉमी ग्रो? आई अग्री विथ यू मोर देन व्हाट आई अग्री विथ यू। मोनोपोली से देश का फायदा नहीं होगा। मोनोपोली अगर रहेगा, मतलब क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज अ मोनोपोली? Yeah, in present day you can say that, but can I say that monopoly का मतलब in technical language is a single seller. So जो तूने नाम लिया वो सिंगल सेलर तो नहीं है, there are other sellers also, one is your ex, one is your present. So I hope you understand that monopoly का मतलब there should be a single seller. तो अपन ने ना कल के क्लास में ये मोनोपोलीज को डिफाइन किया था कि इफ एनी कंपनी मेक्स एन इन्वेस्टमेंट इन असेट्स ऑफ मोर देन 20-25 crores देन इट वाज कंसिडर्ड एज अ मोनोपोली, एंड इफ दे वांटेड टू एक्सपांड देयर बिजनेस देन दे हैड टू टेक द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये बराबर ना? बट इज 25 crores अ बिग अमाउंट फॉर अ बिजनेस? मतलब आज के प्रेजेंट डे में तो फिर तो मुकेश अंबानी क्या ही रहेगा ना। आज उसका जो बिजनेस है उसमें 25 करोड़ रुपया, उतना तो वो दिन का छापता रहेगा, क्या मालूम मिनट का भी छापता रहेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इंडिया के अंदर पहले एक एक्ट लाया था जिसको हमें मोनोपोलीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए लाया था। सो आइडियोलॉजी करेक्ट था, बट विथ टाइम वो एक्ट आउटडेटेड हो गया। वो एक्ट जो था वो क्या हो गया? सो MRTP एक्ट के अंदर हमने क्या किया, बार बार चेंजेस लेकर आए। 25 करोड़ का लिमिट को 50 करोड़ किया, 70 करोड़ किया रहेगा, 100 करोड़ किया रहेगा, एंड इवेंचुअली ये डिसाइड किया कि भाई MRTP एक्ट को निकाल डालो और MRTP एक्ट के जगह पर लेकर आओ कंपटीशन पॉलिसी। किसको लेकर आने का? और बेटा आज के डेट में हु इज कंसिडर्ड मोनोपोली? आज के डेट में मोनोपोली का डेफिनेशन इज अ सिंगल सेलर के द पर्सन हु हैज मेजॉरिटी मार्केट शेयर। ये आज के डेट का डेफिनेशन है कि जिसके पास मेजॉरिटी मार्केट शेयर है वो बन जाता है मोनोपोली। इसीलिए जो तूने जवाब दिया था वो एब्सोल्युटली करेक्ट था। आर वी क्लियर विद दैट? आर यू श्योर? सो बेसिकली कहना है से हम लोगों ने इन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए एक पॉलिसी लाया जिसका नाम था NEP। क्या नाम था? NEP का फुल फॉर्म न्यू Economic Policy of the year 1991. Which were the two instrumental people in bringing this in this policy? एक था PV नरसिम्हा राव, दूसरा था मनमोहन सिंह। PV नरसिम्हा राव was the Prime Minister and Manmohan Singh was the, both of them together along with two institutions, World Bank and IMF, bought a concept called as LPG, which you are absolutely correct, by the name of liberalization, privatization and globalization. When I use the word liberal मतलब giving freedom. When I use the word privatization, private मतलब to, what do you mean by privatization? To incorporate privatization. तो मेरे को privatization का ही तो मीनिंग चाहिए।
So you are almost there to incorporate private sector in business activities. पहले कौन incorporated था उसके अंदर? Public. So reducing the role of public sector, increasing the role of is called as. So in recent times, in the past couple of years, you must have heard एक कंपनी था जिसका नाम था एयर इंडिया. एयर इंडिया किसका था? अच्छा, ये तू बहुत आगे चला गया. चल, तू जिधर से बोलता है उधर से. ओरिजिनली टाटा का था. ओरिजिनली टाटा ने किसको बेचा? सो दिस प्रोसेस फ्रॉम टाटा टू गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? टाटा. अच्छा, टाटा वाले ने गवर्नमेंट को बेचा तो प्राइवेटाइज हो गया. तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? ये भी कॉन्सेप्ट तुमने कोई एक चैप्टर में पढ़ा है. When a private sector company is sold to a public sector company, it is called as nationalization. प्राइवेटाइजेशन का उल्टा. एक कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा भी था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स. आया है तुम्हारे सिलेबस में कहीं ना कहीं नेशनलाइजेशन करके एक कॉन्सेप्ट. सो आई विल रिपीट सिंस तूने वहां से शुरुआत किया इसके लिए, वरना मुझे तो प्राइवेटाइजेशन ही सिखाना था. हाँ, नेशनलाइज्ड बैंक्स हो सकता है, बट नेशनलाइज्ड बैंक का मतलब ही क्या होता है कि वो बैंक पहले प्राइवेट सेक्टर में था, वो गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, इसीलिए ये जो प्रोसेस हुआ उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स. और जो बैंक बना वो नेशनलाइज्ड बैंक बन गया. So what do you mean by the process of nationalization when a dash company is sold to a dash, when a dash sector company is sold to dash sector, when a private sector company is sold to public sector, it is called as nationalization. अभी इसका उल्टा कर. when a public sector company, तो एयर इंडिया was under government, हाँ ना, और अगर गवर्नमेंट के अंडर था मतलब वो पब्लिक सेक्टर का था. आज वो वापस किसको बेच दिया? सो नाउ इट हैज बीन अगेन सोल्ड टू टाटा. मतलब व्हेन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी इज सोल्ड टू अ, देन इट इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन. बराबर है क्या? और प्राइवेटाइजेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि वन ऑफ द तरीका इज सेलिंग ऑफ असेट्स. डिसइन्वेस्टमेंट करना. क्या करना? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सेलिंग ऑफ असेट्स के बाइंग ऑफ असेट्स. सो जब गवर्नमेंट कोई चीज खरीदता है तो वह इन्वेस्टमेंट होता है, पर जब गवर्नमेंट वही चीज को बेच देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस इन्वेस्टमेंट. क्या बोलते हैं उसको? डिस इन्वेस्टमेंट. आर वी ऑल क्लियर विद दैट? आर यू श्योर? सो एक कॉन्सेप्ट तूने मेरे को बोला था लिबरलाइजेशन, एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया तेरे को प्राइवेटाइजेशन. तीसरा कॉन्सेप्ट है बाय द नेम ऑफ ग्लोबलाइजेशन. कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? encouraging foreign sector, anything other than that? तुम लोग ने 9th-10th स्टैंडर्ड में ना मस्त ये एकदम डेफिनेशन टाइप बताया इसने. बोलते हैं इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. आई एग्री विथ यू. तू भी कुछ बोल रहा था जो मुझे सही लग रहा है. ट्रेडिंग विथ अदर कंट्रीज. ओनली ट्रेडिंग? क्योंकि जो तू बोला ना ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग किसका होता है? So are you trying to tell me that we are involved only in goods? So I hope you understand कि trading is a part of globalization, not the entire globalization. इसीलिए उसने जो definition छापा है ना टेक्स्ट बुक में से वो मस्त है. इंटीग्रेटिंग. क्या वर्ड यूज किया उसने? इंटीग्रेटिंग द लोकल इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी. इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? मतलब इंडियन इकोनॉमी के दरवाजे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खुले कर देने के, और वर्ल्ड इकोनॉमी के दरवाजे इंडियन इकोनॉमी के लिए खुले हो जाना, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड. सो आज अगर मैं तेरे को सिंपल भाषा में बोलूं, तुम लोग ने 9th-10th स्टैंडर्ड में किसी ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है? नन ऑफ योर आईसीएसई, सीबीएसई, पर उसमें इकोनॉमिक्स लेना पड़ता है तो तूने वो पढ़ा नहीं है. कोई बात नहीं. सो बेटा, जब हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं जिसमें ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, तो ग्लोबलाइजेशन वाज डिस्कस्ड एज मेकिंग द वर्ल्ड अ स्मॉल विलेज. अब ये सोच रहे साला पूरे वर्ल्ड को गांव क्यों बनाने का है? बिकॉज गांव कैसा होता है? गांव इज विदाउट अ बॉर्डर. हाँ, बाउंड्री लेस.
सो आज क्या हो गया, आज इंडिया से अगर मुझे यूएस जाना है तो कितना सारा वीजा ये वो फलाना डिंगना करना पड़ता है। तो आज ग्लोबलाइजेशन का पर्पस क्या था कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहां पर बाउंड्रीज ही नहीं है, जहां पर बॉर्डर्स ही नहीं है, जहां पर फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो है। क्या बोला, जहां पर फ्री इनफ्लो एंड, और ग्लोबलाइजेशन के कुछ 3-4 पिलर्स है। क्या बोला, ग्लोबलाइजेशन के कुछ 3-4, ग्लोबलाइजेशन के अंदर यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स, फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स, फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए ना। आज क्या इंडिया में सिर्फ अपन इंडिया का टेक्नोलॉजी वापर रहे, ये देख जूम इंडियन टेक्नोलॉजी थोड़ी है, बट आज अपन वापर तो सक रहे हैं ना। तो क्यों वापर सकते हैं अपन ये टेक्नोलॉजी, बिकॉज देर इज ग्लोबलाइजेशन इन द वर्ल्ड। एक सेकंड ना, ये थोड़ा सा मैं कट रहा है, ये चल, इसमें भी बैटरी नहीं है लगता है, छोड़। सो कैन आई से देयर इज फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने उसको क्लब कर दिया। फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ क्या बताया था मैंने, टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, सर्विसेज हो गया ना, गुड्स एंड सर्विसेज मैंने एक ही कर दिया ना, क्योंकि जनरली कैन आई से अपन कमोडिटी बोलते हैं, एंड कमोडिटी इज इंक्लूसिव ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, फिर टेक्नोलॉजी हो गया, फिर कैपिटल भी तो चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ, एंड वी आर कॉल्ड एज विच, रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। अगर तूने थोड़ा सा दिमाग लगाया रहेगा ना, तो जो चारों चीजें बात की है उसमें से 3 तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। उसके लिए तुझे ये पता होना चाहिए कि चाहेला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सो कैन आई से फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ लेबर का बात किया, ह्यूमन रिसोर्स किया क्या, फिर फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल का बात किया, फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एंटरप्रेन्योर भी तो ह्यूमन रिसोर्स ही है। सो कैन आई से ग्लोबलाइजेशन के टोटल कितने पिलर्स आए? 4, फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आर वी क्लियर विद दैट? सो जब हम लोग बात करते हैं अबाउट अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, तो हम ये सारे पॉइंट्स को भी इंक्लूड करते हैं। कल मेरा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने एक एक्ट का नाम लिया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा। फेरा को निकाल दिया और उसकी जगह पर क्या लेकर आए? फेमा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सो जो फेरा था, क्या ना, वो रेस्ट्रिक्टिव था। फेरा फॉरेन एक्सचेंज में या फॉरेन ट्रेड को एनकरेज करता नहीं था, जबकि फेमा फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन ट्रेड को एनकरेज करता है। आर वी क्लियर विद दैट? आर वी श्योर अबाउट इट? सो ऑफ कोर्स, यस, करेक्ट। सो व्हेन यू यूज द वर्ड कमोडिटी, जनरली वी कॉल इट एज गुड्स एंड सर्विसेज। सो गुड्स अलग होता है, सर्विसेज अलग होता है, पर अगर तुझे एक साथ यूज करना है तो इन इकोनॉमिक्स वी कैन यूज द वर्ड कमोडिटीज। आर वी क्लियर विद दैट? आर यू श्योर? कैन आई हैव अ टेक्स्ट बुक, बिकॉज देयर इज नो टेक्स्ट बुक ओवर हियर। आई वांट यू ऑल टू मार्क सर्टेन थिंग्स. So with this we are most probably done with this chapter as well. Obviously there are a few technical things which need to be taught. So कल के क्लास में हम लोगों ने 2 आंसर्स खत्म किया था, if I am not wrong. One was what are the objectives of economic policy, and the second thing that we did was the features of economic policy. So what are the next 3 answers? Next 3 क्या है? एक लिबरलाइजेशन, एक प्राइवेटाइजेशन और एक ग्लोबलाइजेशन. चलिए पेज नंबर 58. यस विहान, 16.75 इन्फ्लेशन. ओके विहान, जो भी टेक्स्ट बुक में दिया है वो. चल, सो लिबरलाइजेशन के अंदर 58 पेज नंबर पर लास्ट वाला देख, बॉटम में एक पॉइंट है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विच रेट. अच्छा अभी तू मुझे सोचकर बताना, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो जनरली बैंक्स डिसाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इंटरेस्ट किस पर क्या होता है? इंटरेस्ट लोन पे या तो डिपॉजिट पे, करेक्ट है. सो आइडियली ये जो इंटरेस्ट रेट होता है वो किसको डिटरमाइन करना चाहिए? बैंक्स को करना चाहिए, पर डिसाइड करता कौन था? आरबीआई.
हाँ, बट कैन आई से सब बैंक का डिसीजन आरबीआई लेना चाहिए? आज फॉर एग्जांपल में एक एचडीएफसी बैंक है, तू आईसीआईसीआई बैंक है, तू कोई तो एचएसबीसी बैंक है, तू लेना नहीं है, देना बैंक है, ऐसा अलग अलग टाइप का बैंक्स है। तो क्या होता था पहले, सब कंट्रोल किसके पास था? एक ही बैंक के पास। पर ये सही नहीं है ना। आज हर एक बैंक को एक लिबर्टी का मतलब क्या, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या, फ्रीडम देना। तो फ्रीडम का मतलब क्या हो गया कि इंटरेस्ट रेट्स कौन डिटरमाइन करेगा? सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करेगा कि कमर्शियल बैंक खुद डिटरमाइन करेगा? सो दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझा तेरे को? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब सब कुछ एक ही बैंक डिटरमाइन करेगा कि हर बैंक खुद के लिए खुद का डिटरमाइन करेगा? खुद का लिए खुद का डिटरमाइन करेगा, इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। सो आरबीआई है ना, आज के डेट में सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, ऐसा कुछ रेट्स होता है वो डिटरमाइन करता है। बट जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो लोन्स पर या जो डिपॉजिट्स पर होता है, वो बैंक खुद ही डिटरमाइन करता है। जैसे कि कोटक बैंक का तूने एक ऐड देखा रहेगा, व्हाई टेक 4 व्हेन 6 इज मोर। वाई टेक 4 व्हेन 6 इज मोर का मतलब क्या हो गया कि पूरा गांव, पूरा बैंकिंग सिस्टम 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। पर कोटक महिंद्रा बैंक जब आया ना, तो उसने 6% ऑफर किया। इसका मतलब क्या हो गया? वो लोग ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला, वाई टेक 4 व्हेन 6 इज मोर। अब ये 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, ये किसने डिटरमाइन किया? सेंट्रल बैंक ने डिटरमाइन किया कि कोटक बैंक ने खुद नहीं डिसाइड किया? कोऑपरेटिव बैंक रहेगा इसकी जगह पर, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है, तो शायद वो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा और कम करेगा। सो बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स अर्लियर वर रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक. Now the interest rates are not regulated and controlled by the central bank. Yes, the range can be given by the RBI. But also please remember, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, सुना है सीआरआर, एसएलआर? सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। ये सब हम 12th स्टैंडर्ड में भी करेंगे। सो एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जो रेशियोज है ये सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करता है। एम आई क्लियर विद दैट? चल सेकंड वाला पॉइंट देख, फ्रीडम ऑफ एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रीज। पहले अगर मुझे मेरे कंपनी को एक्सपांड करना था तो क्या करना पड़ता था? लाइसेंस के लिए जाना पड़ता था। लाइसेंस से ज्यादा कहना इसे अप्रूवल्स के लिए मुझे गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता। लाइसेंस कब लगेगा दोस्त? जब मुझे मेरा कंपनी सेटअप करना है तब। अभी एक बार सेटअप हो गया उसके बाद मुझे अप्रूवल्स लगता था। अभी गवर्नमेंट का दरवाजे पर जाएगा तो गवर्नमेंट 2-5 हजार रुपया तो खाएगा ही खाएगा। करप्शन था, ब्यूरोक्रेसी था, पेपर वर्क था, डॉक्यूमेंटेशन था, स्लो काम हुआ करता था। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये सब मगजमारी करने का ही नहीं है, तुमको एक्सपेंशन करने के लिए मेरा अप्रूवल का जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट ने एक एक्ट को अबॉलिश कर दिया था जिसका नाम क्या था? एमआर। देख वो तेरा थर्ड पॉइंट, अबॉलिशन ऑफ एमआरटीपी एक्ट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट भी मेरा पढ़ाकर हो गया है, रिफॉर्म्स इन फेरा। फेरा को क्या कर दिया? हाँ, निकाल दिया और उसकी जगह पर क्या लेकर आए? फेमा लेकर आए। नेक्स्ट वाला पॉइंट देख, इन्वेस्टमेंट्स इन। अभी इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर ये लिबरलाइजेशन में कैसे आया मेरे को नहीं समझा, सोचना पड़ेगा तेरे को। ये पढ़ने का नहीं, पढ़ने का नहीं, नहीं पढ़ने का नहीं, पढ़ने का नहीं, मैं बोला ना तेरे को, नहीं तो मैं बताता है, मत देख, वो देखेगा तो आंसर मिल जाएगा। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट ढापा साले ने, हाँ चल साले फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ही बोलता। तो तेरा आंसर राइट है, बट कहना से इंडियन गवर्नमेंट पहले इंफ्रास्ट्रक्चर भी खुद ही बनाता था, किसी प्राइवेट सेक्टर को या किसी फॉरेनर को अंदर एंटर करने के लिए देता नहीं था। क्या आज के डेट में इंडिया में बुलेट ट्रेन बन रहे? ना सोच रहे लोग, बुलेट ट्रेन हाँ बन रहा है, हाँ बन रहा है बेटा। ऐसा इधर बोरीवली से शायद पास भी होएगा, मालूम नहीं मेरे को, मतलब अंडरग्राउंड किधर से तो जाने वाला है। सो देयर इज अ बुलेट ट्रेन विच हैज बीन प्रपोज्ड, प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट अलोंग विद जापानीज पार्टनरशिप। क्योंकि बुलेट ट्रेन एक्चुअली, बुलेट ट्रेन में सबसे ज्यादा पायनियर या टेक्नोलॉजी किसके पास अच्छा है? तो जापान के पास है। चाइना के पास भी अच्छा है, बट इंडिया और चाइना का थोड़ा जमता नहीं है। अपने घर वाले बोलते हैं छोटी आंख वालों पे भरोसा नहीं करने का,
और साला चाइना में तो समझ में ही नहीं आता है कौन बाप है कौन भाई है, छोड़. सो कैन यू शो इट ऑन द स्क्रीन? अनफॉर्चुनेटली वियान, देयर इज नो इंटरनेट हियर and therefore I am not able to show it to you on screen. Do you have a textbook with you? हॉटस्पॉट भी वो यार, वो वापस करो, वो लिंक टूटता है, छोड़ना. इससे अच्छा तू मेरे सामने वियान को रिक्वेस्ट किया, ए वियान प्लीज मैनेज. सो अर्लियर इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑल इन्वेस्टमेंट्स वर मेड बाय द पब्लिक सेक्टर, बट इन द प्रेजेंट डे आर इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली पब्लिक सेक्टर. We have allowed private also, we have also allowed international, मतलब foreign sector is also allowed. इसने तुरंत छाप कर foreign sector, क्योंकि उधर foreign sector दिया है. डैश डैश फिल इन द ब्लैंक है, देखो जो गाली डालना है डाल दे. चल नेक्स्ट वाला पॉइंट देख, एनकरेजमेंट टू विच सेक्टर, वही है ना नेक्स्ट 6 पॉइंट. एनकरेजमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टेक्नोलॉजी, कहना इससे पहले ये सब अलाउड, आज के डेट में ये सब अलाउड. नेक्स्ट वाला पॉइंट है, ये अपना कल के क्लास में पढ़कर हुआ था क्या, कुछ बोला था अपन ने. हु इज द हेड, क्या लिखा है 7th पॉइंट, सेबी, SEBI है ना ऐसा. ये इतना क्यों सोच रहे, कल के ही लेक्चर में बात हुआ है. हाँ कौन सी ईयर में हुआ था, बिफोर 1992, सो इट वाज अराउंड 1990-91. That led to the creation of SEBI. So it was 1990-91. So हर्षद मेहता स्कैम तो पूरा एक सीरीज है. मस्त पैकी घर पे जाने का, नेटफ्लिक्स चालू करने है, सोनी लिव चालू करने का, और सोनी लिव पर स्कैम 1992, वो सीरीज का नाम ही शायद ऐसा कुछ है. यू कैन वॉच दैट सीरीज, इट्स अ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वाज द स्कैम दैट यूज्ड टू हैपन. एनीवे, सो सेबी नाम का एक कंपनी, उसका ईयर अंडरलाइन कर तो भाई 12th of April 1992. You need to underline 12th of April 1992, क्योंकि वो ईयर में MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है. भाई तू बाद में थोड़ा मार्किंग कर लेना, हाँ, या पेंसिल रहेगा तो मेरे को दे, मैं करके देता हूँ. तेरे को बुरा लगा मैं तेरे को डैश बोला तो? हाँ मतलब लगा तो भी, हु केयर्स, बट हाँ प्लीज गेट लॉस्ट, नो प्रॉब्लम्स. सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12th April. देख तुझे भी अच्छी तरीके से मालूम है तू यहाँ क्यों है, और मुझे भी अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं यहाँ क्यों हूँ. तो साले ऐसे स्टेटमेंट मत पास कर जहां पर तेरा इंटरेस्ट कैन गेट अफेक्टेड. अरे मैं भी मस्ती कर रहे थे, देखो मेरा शक्ल देखकर लग रहा है मैं सीरियस है. लाइफ में मैं एक ही बार सीरियस हुआ था, शादी के टाइम. एनीवे, आर वी क्लियर विद द 7 points which are given there? So if you observe, can I say some things we had studied in yesterday's class and some things we covered in today's class while I was discussing those points. So there are 7 points under the concept of liberalization. अभी है ना बेटा पेज नंबर 58, आई रिपीट पेज नंबर 58, लिबरलाइजेशन, मिड ऑफ द पेज पर देखो उसका एक डेफिनेशन दिया है, प्लीज मार्क दैट. लिबरलाइजेशन रिफर्स टू इकोनॉमिक फ्रीडम और फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक डिसीजन. ऑन पेज नंबर 58. हाँ बट कुछ भी कर सकते हैं, पर क्या दिया है देख, आगे दिया है, इसीलिए ना वो लोग ने आगे उसको एक्सप्लेन किया. इट मीन्स प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फ्री टू टेक डिसीजन टू प्रमोट देयर सेल्फ इंटरेस्ट. सो जब तू ये लिख कर आएगा ना इंट्रोडक्शन में, स्पेशली दोज पीपल हु आर इन NM एंड पोदार, योर वेटेज, योर पेपर प्रेजेंटेशन वुड ऑटोमेटिकली लुक मच बेटर. देख भाई आज के डेट में एक बहुत सिंपल सा चीज है, जो दिखता है वो बिकता है. तो अगर तू तेरे पेपर को जितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेगा, इंट्रोडक्शन लिखेगा, मीनिंग लिखेगा, डेफिनेशन लिखेगा, तेरा जो पेपर का क्वालिटी है वो इम्प्रोवाइज हो जाता है. सो यू शुड नॉट मिस आउट ऑन द मीनिंग और द इंट्रोडक्शन और द डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. सो देख पहला 2 आंसर में एज सच कोई इंट्रोडक्शन नहीं है,
बट अभी एलपीजी जैसे ही बोला तो हर एक में एक ना एक इंट्रोडक्शन तो बन ही जाएगा। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या, और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या। यार भी क्लियर, श्योर हो। अब प्राइवेटाइजेशन वाला जो दो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आधा पढ़ाकर हो गया मेरा, आधा तुमको पढ़ाने का बाकी है। सो मार्क प्राइवेटाइजेशन वाला पार्ट एज इंपॉर्टेंट, विच इज ऑन पेज नंबर 59। बॉटम ऑफ द पेज पर देख, मीनिंग दिखता रहेगा जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट दो पॉइंट भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो दो पॉइंट भी अपना पढ़कर हो गया है। इफ यू सी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इट इज बाय द नेम ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? बाइंग ऑफ अ पब्लिक सेक्टर यूनिट के सेलिंग ऑफ अ पब्लिक सेक्टर यूनिट। इन्वेस्टमेंट किया तो परचेस करते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट किया तो सेल करते हैं। सो अंडरलाइन करना, इट इज नो प्रॉब्लम। सिक का मतलब क्या होता है? सिक का मतलब तू नॉर्मल लैंग्वेज में बोल। इन अ नॉर्मल लैंग्वेज यू आर सिक मतलब करेक्ट। सो कंपनीज आर सिक का मतलब क्या? कंपनी को ठीक नहीं लग रहा है, कंपनी को ऐसा हार्ट में किडनी फेलियर हो गया है। हाँ, सो क्या होता है, यू एज यू राइटली सेड, कंपनीज विच आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। सो सिक का मतलब होता है लॉस मेकिंग। फिर अगर तेरे को याद रहेगा तो मैंने कल एक वर्ड यूज किया था जो अपन ढूंढ रहे थे, जो आज फाइनली अपने को मिला है। इट इज बाय द नेम ऑफ डी रिजर्वेशन पॉलिसी। सेकेंड पॉइंट। बट बेटा डी रिजर्वेशन का मतलब ही क्या होता है? रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। रिजर्वेशन था पहले, आज के डेट में क्या हो गया है? डी रिजर्वेशन। अब ये जो नेक्स्ट 3 पॉइंट है, ये तुम लोग ने ना कभी सुने हैं ना तुमको पता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल एक्सप्लेन इट, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। बट ये 3 पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तेरे को थोड़ा एफर्ट्स भी ज्यादा डालना पड़ेगा। एक का नाम है BIFR, ये दिखा क्या? एक का नाम है NRB, और 5वां पॉइंट जो एट द बैक ऑफ द बुक दिया है वो है नवरत्न स्टेटस। आई विल एक्सप्लेन ऑल द 3। अब सबसे पहला, व्हाट इज BIFR? पहले तो अपन पढ़ क्या रहे? कैन आई से वी आर स्टडीइंग अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है BIFR। इट इज द ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। वर्ड दिया हुआ है, यू कैन मार्क इट। सो अगर देखोगे इट इज ओके, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल, फाइनेंशियल के आगे क्या है वापस एक बार बोल तो? कंस्ट्रक्शन के रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये कंपनी क्या रहेगा? प्रॉफिट मेकिंग रहेगा कि लॉस मेकिंग रहेगा? प्रॉफिट मेकिंग है तो रिकंस्ट्रक्ट करने का क्या जरूरत है? कौन से कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करने का जरूरत है जिसका हालत खराब है? कौन से बिल्डिंग को रीडेवलप करने का जरूरत है जो सही कंडीशन में है कि बुरी कंडीशन में है? सो ये जो बोर्ड बना वो ऐसी कंपनीज के लिए बना जिनका हालत बहुत खराब है। द कंपनीज आर बेसिकली ऑन अ वेंटिलेटर। वेंटिलेटर का मतलब समझते हैं? ऐसा आखिरी सांस ले रहे हैं, हाँ, कभी भी टपक सकता है, कभी भी बंद हो सकता है। ऐसे कंपनीज को हम क्या करते हैं? देख, जनरली जब बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाकर इलाज करवाएगा ना। तो ऐसी बीमार कंपनीज के लिए डॉक्टर कौन था? BIFR। BIFR कोशिश करता था कि इन कंपनी, ठंडी लग रहा है तेरे को दोस्त? मतलब डू यू वांट मी टू इंक्रीज द टेम्परेचर, रिड्यूस? श्योर। तू बोल सकता है बेटा, चल। सो BIFR क्या करता था? सिक यूनिट्स का पूरा रिकंस्ट्रक्शन करने का कोशिश करता था। जरूरी है हर एक कंपनी को हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सके? मतलब अभी फॉर एग्जांपल देयर आर सिक कंपनी, सो BIFR ने उसका पूरा बैलेंस शीट देखा, पूरा एनालिसिस किया, पूरा स्ट्रैटेजी बनाया, कोशिश किया कि वो कंपनी को हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सके। पर जरूरी है कि हर लॉस मेकिंग कंपनी BIFR में जाने के बाद प्रॉफिट मेकिंग ही हो। कोशिश तो करेंगे, पर कुछ कंपनीज कैन टर्न आउट टू बी प्रॉफिट मेकिंग। और अगर जो कंपनी को हम रिवाइव नहीं कर पाए तो उसको वेंटिलेटर से भी निकालना पड़ेगा। इसका मतलब
हाँ, राम राम सत्य है। कंपनी का राम राम सत्य है का मतलब क्या होता है? ओके, मतलब कहना से बंद हो गया। सो कहना से इट विल लीड टू शट डाउन। इज शट डाउन ऑल्सो गोइंग टू लीड टू सम अदर प्रॉब्लम? व्हाट प्रॉब्लम विल शट डाउन लीड टू? अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है? बहुत बेसिक आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और बोर्ड आया जिसका नाम है एनआरबी। देख नीचे दिया रहेगा, नेशनल रिन्यूअल बोर्ड। दिखा क्या? सो व्हाट इज एनआरबी का काम? एनआरबी का काम यह है कि जो भी सिक यूनिट बंद हो गया और उसके जो एम्प्लॉइज है वो अगर अनएम्प्लॉयड हो गए तो उनको कॉम्पनसेट करने का। कॉम्पनसेट, क्योंकि अभी उनका क्या गलती ना, एम्प्लॉइज ने तो अपना काम किया रहेगा, कोशिश किया रहेगा, बीआईएफआर ने भी उसको रिवाइव करने का कोशिश किया। आज जैसे कि महाकुंभ मेला में वो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आई थी, भगदड़ मची, तो गवर्नमेंट ने 2-2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया ना। हाँ, 2 लाख रुपीज का कॉम्पनसेशन दिया। एंड दिस इज इररेलेवेंट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सपोज इफ यू आर अनएम्प्लॉयड एंड यू कैन नॉट रन योर हाउस, तो कहीं ना कहीं अगर तू गवर्नमेंट की कंपनी में है, पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर है, तो गवर्नमेंट क्या करने का कोशिश करेगा कि भाई तेरे को एक कॉम्पनसेशन का अमाउंट दे दे कि तेरा घर तो चल सके। सो एनआरबी के अंदर अंडरलाइन करना, व्हेन अ लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर क्लोज्ड, राम नाम सत्य है, क्लोज्ड हो गया मतलब कहना से उसका राम नाम सत्य हो गया। द वर्कर्स हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है? क्या पॉवर्टी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है? तो गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करता है, एनआरबी बोर्ड के अंदर कुछ कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने का कोशिश करेगा, विच इज गिवन इन द नेक्स्ट लाइन। एनआरबी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग कॉम्पनसेशन टू द रिट्रेंच्ड वर्कर्स। रिट्रेंच्ड का मतलब जो निकाले गए वो, क्योंकि अभी कंपनी बंद हो गया तो कहने से बेसिकली यू आर रिट्रेंच्ड। रिट्रेंच्ड का मतलब यू आर नॉट हैविंग अ जॉब एनी मोर। करेक्ट, रिट्रेंच्ड वर्कर्स मतलब दोज वर्कर्स विच आर नॉट हैविंग अ जॉब, which have been removed or because of some activity they do not get a opportunity to work in that company. So correct, प्राइवेट सेक्टर वाले के लिए गवर्नमेंट, तो ये जो बीआईएफआर है ना वो क्या करता है मालूम है, सिक मेकिंग यूनिट को या तो बंद कर देगा या तो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देगा। जैसे कि एयर इंडिया वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी, फिर भी टाटा वालों ने खरीदा ही ना। सो देख, 2 पॉइंट्स के बारे में बात किया। एक पॉइंट का नाम क्या था बेटा, बीआईएफआर। व्हाट इज बीआईएफआर का फुल फॉर्म? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। फिर आया एनआरबी, ये दोनों लॉस मेकिंग पीएसयू के लिए था। तो तेको क्या लगता है, इंडिया के अंदर सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिट लॉस ही कमाता है, प्रॉफिट भी कमाता रहेगा कोई? तो अगर 2 पॉइंट लॉस मेकिंग के लिए तो 1 पॉइंट प्रॉफिट मेकिंग के लिए भी है, विच इज योर लास्ट पॉइंट बाय द नेम ऑफ नवरत्न। हाँ आएगा, पर आईआरसीटीसी आई डोंट थिंक सो इज अ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं है वो। सो लेट मी कम टू इट, आई कम टू इट। सो पहला बात तो ये, नवरत्न का मतलब क्या होता है? 9 जेम्स। ये जिसको भी अकबर पता रहेगा, अकबर का जो किंगडम था उसके अंदर 9 रत्न थे, जिसमें से एक बीरबल था, जिसमें से एक तानसेन था। सो बेसिकली वहां से इंस्पायर होकर इंडियन गवर्नमेंट ने भी नेमिंग सेरेमनी किया कि इंडिया के 9 ज्वेल्स। ज्वेल मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रहेगा कि लॉस मेकिंग कंपनी रहेगा? सो कौन सा कंपनीज था जो इंडिया का प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज था? भेल का नाम सुना है, सेल का नाम सुना है? भेल मतलब क्या, सूखा भेल, गीला भेल? नहीं, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ऐसा बीपीसीएल, आईओसीएल, ऐसा बहुत सारा कंपनी, सारा लिस्ट दिया हुआ है, सारा कंपनीज का नाम दिया हुआ है, एनटीपीसी। सो दीज वर द 9 जेम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर यूनिट। दीज वर द प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स। सो नवरत्न स्टेटस दिया जाता था उनको। अब सब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो
और नवरत्न में नहीं आया, अभी नौ ही कंपनी थोड़ी ना प्रॉफिट मेकिंग रहेगा, इसीलिए देख नीचे एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, मिनी रत्न, और एक आया महारत्न। महारत्न तो लेटेस्ट है, एकदम नया नया टाइप से। सो पहले तो हम मिनी रत्न क्या है वो समझते। अब देख जो भी कंपनीज नवरत्न स्टेटस में नहीं आया है उसको हम लोग क्लासिफाई करेगा इन अ मिनी रत्न कंपनी। मिनी रत्न में भी दो कैटेगरी है, अंडरलाइन करना, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। दिखा क्या? कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। अब ये कैटेगरी के अंदर है ना, तेरे को थोड़ा सा बाय हार्ट करना पड़ेगा। कैटेगरी 1 में कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, कंटिन्यूअस 3 साल प्रॉफिट होना चाहिए। क्या बोला? कंटिन्यूअस कितना साल प्रॉफिट होना चाहिए? 3 साल प्रॉफिट होना चाहिए। एक ही कंडीशन नहीं है, दूसरा भी कंडीशन है। इन 3 साल में से कोई तो एक साल, क्या बोला? इन 3 साल में से कोई तो मिनिमम 30 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए प्री टैक्स। मतलब टैक्स भरने के पहले का प्रॉफिट 30 करोड़ रहेगा तो तू कैटेगरी 1 में आएगा। पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आर वी क्लियर विद दैट? सो कैटेगरी 1 के अंदर एक कंडीशन है कि दो कंडीशन है? दो। पहला कंडीशन क्या है कि हर साल प्रॉफिट होना चाहिए। हर साल मतलब कितना साल? 3। और उन 3 में से कोई तो एक साल में 30 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए बिफोर पेइंग द टैक्स। अंडरलाइन करना, वहां पर दिया हुआ है, द प्री टैक्स प्रॉफिट शुड हैव बीन 30 करोड़ और मोर इन एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 years। दिखा क्या? अभी उसी की जगह पर मिनी रत्न कैटेगरी नंबर 2, इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसमें सिंपल है कि भाई तू 3 साल कंटिन्यूअसली पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए, मतलब लॉस मेकिंग नहीं होना चाहिए, सिंपल। वो लोग ने देख राइट हैंड साइड पर ग्लोबलाइजेशन का एक पिक्चर दिया है, देख रहा है? एवरीथिंग इज अंडर वन अम्ब्रेला। दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज, कि भाई सब कुछ एक जगह पर होना चाहिए, बॉर्डरलेस इकोनॉमी होना चाहिए। द लास्ट पॉइंट देख, तो एक और पॉइंट है जिसका नाम है महारत्न। अभी महारत्न देख ये आया ही है इन द ईयर 2009। बेसिकली अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। नेटवर्थ के बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं जो अपने को सिलेबस में नहीं, सो यू कैन इग्नोर दैट वाला पार्ट। जस्ट रिमेंबर व्हाट इज पॉजिटिव नेट वर्थ। करेक्ट, बट 3 years ऑफ प्रॉफिट इज इन सिंपल लैंग्वेज। नेटवर्थ का एक अलग से कैलकुलेशन होता है। करेक्ट। चलो अभी एक और स्टेटस क्या आया? महारत्न। मतलब जो इंडियन कंपनीज है वो सिर्फ इंडियन रहना चाहिए कि ग्लोबल बनना चाहिए? तो ग्लोबल बनाने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जिसका नाम है महारत्न। सो प्लीज अंडरलाइन दैट ऑब्जेक्टिव वाज टू एम्पावर मेगा सीपीएसई। सीपीएसई मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, so that they emerge to be as global giants और बिकम इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। एमएनसी का मतलब तो सुना ही रहेगा। एमएनसी इज बेसिकली अ मल्टीनेशनल कंपनी विच हैज ऑपरेशंस नॉट ओनली इन वन कंट्री बट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एमएनसी। सो बेटा अपना ये जो नवरत्न वाला कॉन्सेप्ट था उसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला तो व्हाट इज अ नवरत्न कैटेगरी, फिर अपन ने पढ़ा मिनी रत्न। मिनी रत्न में 2 कैटेगरी था, एक कैटेगरी 1 एक कैटेगरी 2, और फिर आया अपना महारत्न कैटेगरी। सो टोटल अगर मैं प्राइवेटाइजेशन का बात करूं तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर टोटल कितना कॉन्सेप्ट है? 5। पहला था डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा था डी रिजर्वेशन, तीसरा था BIFR दैट इज बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये लॉस मेकिंग कंपनी के लिए था। NRB भी लॉस मेकिंग कंपनी के लिए था, और नवरत्न वाज फॉर अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। नवरत्न के अंदर ही हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसका नाम था मिनी रत्न। मिनी रत्न के अंदर 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, एंड देन केम अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज महारत्न। यही सारे जो नवरत्न में आते हैं वही कंपनीज महारत्न में भी आते हैं। सो बेसिकली इसीलिए देखना, दिस वाज लॉन्च इन द ईयर 2009 वेयर एज नवरत्न वाज इन द ईयर 1997।
So few of the companies which were given Navratna status were given the power and were given the freedom to go and express themselves to become a global giant. Are we clear with that? Sure ho. So I'll just complete one more part, that is by the name of globalization. Then you all can revise and that should be it for the day. चलेगा? But I want those three answers. मेरे को liberalization भी चाहिए, privatization भी चाहिए और globalization भी चाहिए. पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, दैट इज योर चॉइस. बाय हार्ट नहीं होएगा मेरे को चलेगा, बट एक बार है ना रीड करना जरूरी है. चल नेक्स्ट वाला देख. तो राइट हैंड साइड पर ग्लोबलाइजेशन दिख रहा है. विहान, आई होप यू आर कंफर्टेबल. हाँ मतलब कंफर्टेबल है कि नहीं है ऐसे से समझ. हाँ अभी समझे. चल ग्लोबलाइजेशन का अंडरलाइन कर. तो अ ग्लोबल इकोनॉमी इज अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी. सेकेंड पैराग्राफ में दिखेगा तेरे को. तुझे याद रहेगा तो मैंने कुछ 3-4 पिलर्स के बारे में बात किया था. वेयर देयर इज फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पिलर नंबर 1. फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, पिलर नंबर 2. फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ लेबर, मतलब यहां पर मैं करेक्ट. एंड फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी. ये अगर लिख कर आया तेरा 1 मार्क इज सिक्योर्ड. What is globalization and what are the pillars? Pillars ऐसा वर्ड वो लोग ने यूज नहीं किया, मैंने यूज किया है. चलेगा बट बेटर टू यूज गुड्स एंड सर्विसेज. नो जो बोल टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज है, तू जितना क्लोज टू टेक्स्ट बुक लैंग्वेज रहेगा उतना तेरे लिए अच्छा है. हाँ तुझे अगर एग्जाम में याद नहीं आया, कमोडिटीज लिख कर आया तो इट्स ओके. एंड आई बिलीव गुड्स एंड सर्विसेज को याद रखना इज मच सिंपलर देन कमोडिटीज. देख उसने एक डेफिनेशन दिया था लास्ट बेंच ने. ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. हाउ इट रिमूव्स ऑल बैरियर्स इन फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. मतलब बेसिकली अपने को फ्री ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट्स करना है, बैरियर के बिना करना है, बाउंड्रीज के बिना करना है. आर वी क्लियर विद दैट? चल ये वाला तो सारा ही पॉइंट्स अपना मोस्टली पढ़ के हो गया. चल सबसे पहला पॉइंट क्या आया? रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन. मतलब पहले अगर मैं इंपोर्ट करता था तो गवर्नमेंट बोलता था ओके आपको इंपोर्ट करना अलाउड तो है, बट आप इतना ही यूनिट्स इंपोर्ट कर सकता है, इससे ज्यादा यूनिट्स इंपोर्ट कर सकता नहीं. आज के डेट में ऐसा कोई क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन नहीं है. गवर्नमेंट ने ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हटा दिया है. सेकेंड वाला पॉइंट देख. एनकरेजमेंट टू विच कैपिटल. पहले अलाउड, पहले फॉरेन कैपिटल अलाउड नहीं था, आज अलाउड है. देन थर्ड पॉइंट कन्वर्टेबिलिटी ऑफ. बोल बेटा अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो जब मैं यूएस से एक्सपोर्ट करेगा या यूएस से इंपोर्ट करेगा तो अपना गांधी बापू चलेगा क्या? क्या देना पड़ेगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन, मतलब डॉलर देना पड़ेगा. पहले इंडिया के अंदर रूपी टू डॉलर का कन्वर्टेबिलिटी या डॉलर टू रूपी का कन्वर्टेबिलिटी बहुत रेस्ट्रिक्टेड था. क्या बोला? रूपी टू करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इंपोर्ट करेगा एक्सपोर्ट करेगा तो अपने को उनका करेंसी लगने वाला है. सो ये जो कन्वर्टेबिलिटी था वो इतना इजीली एक्सेसिबल और अवेलेबल, जो आज के डेट में अवेलेबल, मतलब कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी के वजह से ग्लोबल इकोनॉमी बन सकता है. नेक्स्ट वाला पॉइंट देख. फॉरेन कोलैबोरेशन. तो एक इंडियन कंपनी था मारुति, एक बाहर का कंपनी था सुजुकी, तो अपन ने बना डाला मारुति सुजुकी. एक इंडियन कंपनी है हीरो, एक जापानीज कंपनी है शायद वापस होंडा. सो हीरो होंडा अलग हो गया वापस, बट एक टाइम हुआ करता था ना जब हीरो होंडा भी एक था. सो देख कोलैबोरेशंस तो बनते चलते रहते हैं, दैट इज ओके. सो आज क्या हो गया, जैसे इकोनॉमी ग्लोबल हो गया, जैसे कि एक इंडियन कंपनी है ING, एक बाहर का कंपनी है वैश्या. सो एक कंपनी बन गया ING वैश्या. एक इंडियन कंपनी है टाटा, एक यूके का कंपनी है स्काई, तो बन गया टाटा स्काई. हाँ तू कभी क्रिकेट देखा? आर यू अ क्रिकेट फैन बाय एनी चांस? तो तू जब भी लंदन में या यूके में कोई मैच होता है तो देख ऊपर राइट हैंड पर स्काई करके लिखा हुआ होता है, स्काई टेलीविजन. सो बेसिकली टाटा इंडियन कंपनी था, स्काई फॉरेन का कंपनी था, वो लोग ने कोलैबोरेशन किया टाटा स्काई. सो बेसिकली देयर कैन बी मेनी कंपनीज ना. आज जियो, हॉटस्टार, हाँ पर जियो ने तो आई थिंक
जियो ऐसा कोलैबोरेशन तेरे पूरा अंदर ही लेते हो। तो कहना है से अपना पॉइंट नंबर 4 was foreign collaboration. पॉइंट नंबर 5 इज लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। कैसा होना चाहिए ट्रेड पॉलिसी? लिबरल के स्ट्रिक्ट? देख ABC करके पॉइंट दिया रहेगा। ए पॉइंट लिबरल, फिर देयर शुड बी रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड के एनकरेजमेंट टू फॉरेन ट्रेड, एनकरेजमेंट, सो रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आया। नेक्स्ट फॉरेन कोलैबोरेशन को क्या करना चाहिए? वापस मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए। सो योर सी पॉइंट एनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल, एंड द लास्ट पॉइंट इज एनकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट्स, जो पहले अपन इतना एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करते नहीं थे। सो बहुत सिंपल चैप्टर है। आई डोंट नो व्हाट मेड यू फील इट सो कॉम्प्लिकेटेड, बट यू नीड टू हैव द राइट अप्रोच टुवर्ड्स द चैप्टर। अगर वो राइट अप्रोच से पढ़ाई नहीं करेगा तो चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा। अभी इसके अंदर और छोटा मोटा एक आधा आंसर है विच आई डोंट बिलीव इज अ वेरी डिफिकल्ट पॉइंट। इफ यू वांट आई विल कवर दैट आल्सो, बट मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, विच इज बाय द नेम ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। टर्म के लिए चैप्टर नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 2 मनी वाला इंपॉर्टेंट। पार्टीशन वैल्यूज मैथ्स में किया है, सो आई बिलीव कि पार्टीशन वैल्यूज में डिफिकल्टी नहीं आता है। पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट। मतलब देख, मेरे को अगर एक्चुअली तो तू पूछेगा ना, वी शुड नॉट लीव एनीथिंग इन ऑप्शन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंस में से कोई बोला तो मैंने 5 चैप्टर्स दे दिया आउट ऑफ 10। If I have to add another chapter, definitely this is one of them, because एक आंसर तो इस पे से श्योर शॉट आने ही वाला है। Either they will ask you liberalization or privatization or globalization. One answer is a sure shot question. So अगर तू पढ़ाई कर रहा है अभी, तुम लोग since you all are CB के स्टूडेंट्स, तो ये वाला चैप्टर तो तुमको ऑप्शन में छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही चैप्टर का थोड़ा बहुत रेफरेंस आएगा आपका CA फाउंडेशन के अंदर। सो अगर तुझे इसमें से MRTP एक्ट क्या ये नहीं पता है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज MRTP एक्ट का रेफरेंस आएगा इन दैट चैप्टर। तुझे यही नहीं पता है कि लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, देन देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम। सो इफ यू आर अ चैंपियंस बैच स्टूडेंट, देन यू शुड नॉट मिस आउट ऑन चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर नंबर 9। फिर तुम लोग ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था FDI। हाँ, पर आई एम मोस्ट सर्टन दैट यू डोंट नो व्हाट इज एन FDI। ट्राई कर, यू माइट नो। आई डोंट वांट टू जज यू और आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल। योर फुल फॉर्म इज करेक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? एग्जाम्पल दे सकता है कुछ? तो अगर मैं तेरे को एक पूछ रहा हूं, वॉरेन बफेट नाम का एक आदमी, वॉरेन बफेट ने पेटीएम के शेयर्स खरीदे, सो ही इज अ फॉरेनर इन्वेस्टिंग इन इंडियन कंपनी। कैन दिस बी कंसिडर्ड एज एन FDI? इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट ध्यान दे दो सब लोग। दिस इज रॉन्ग। इसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सो 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, एक फिजिकल असेट में होता है और एक फाइनेंशियल असेट में होता है। जब कोई इन्वेस्टमेंट फिजिकल असेट में होता है तो उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और जब कोई इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल असेट्स में होता है, बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो हम उसको बोलते हैं एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सो मैकडोनल्ड्स इंडिया के अंदर खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन किया है, देन इट इज एन FDI, क्योंकि उसने मशीनरी खरीदा, उसने लैंड, फिजिकल असेट मतलब प्लांट एंड मशीनरी, फाइनेंशियल असेट मतलब स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। सो व्हेन anything which is a financial asset is a institutional investment. Anything which is a physical asset, जैसे कि एप्पल ने मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट किया,
प्लांट एंड मशीनरी ना, फिजिकल एसेट्स में लैंड भी हो सकता है फिजिकल एसेट, एनीथिंग विच इज टेंजिबल इज अ फिजिकल एसेट। आ सकता है, पर उसके लिए उसको इंडिया के अंदर प्रेजेंस रखना पड़ेगा। वो कोई कंपनी का शेयर्स खरीदेगा तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एचएसबीसी ने इंडिया में आया तो क्या एचएसबीसी ने लैंड लिया रहेगा? क्या एचएसबीसी ने कंप्यूटर्स लिया रहेगा? क्या एचएसबीसी ने फर्नीचर लिया रहेगा? तो इट इज अ फॉरेन कंपनी विच इज मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन अ फिजिकल असेट। व्हेन इट इज अ फिजिकल असेट इट इज एन एफडीआई। पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब ना फिजिकल असेट्स होते हैं ना फाइनेंशियल असेट्स होते हैं। दे आर कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, जिसके अंदर हम लोग हर एक कंपनी का खुद का होता है। जैसे कि मर्सिडीज है, ये पेटेंट है ना उनका, ये लोगो कोई और यूज नहीं कर सकता है। सो बेसिकली दैट विल बी अ सेपरेट पार्ट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या कि तू इंडिया में आया और तूने इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट पेटेंट में थोड़ी होता है। इन्वेस्टमेंट तो या तो फिजिकल असेट में होता है या तो फाइनेंशियल असेट में होता है। खत्म हो गया। हाँ, तो वो जो और ये सब तुम अकाउंट्स वगैरह में पढ़ोगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाट इज अ पेटेंट, व्हाट इज अ कॉपीराइट, व्हाट इज अ ट्रेडमार्क, व्हाट इज गुडविल, ये सब एक अलग से कॉन्सेप्ट अकाउंटेंसी में आएगा। सो अगर तुम मुझे भी पूछेगा ना इसका एग्जैक्ट मीनिंग, आई माइट नॉट बी ऑफ बेस्ट ऑफ द हेल्प टू यू। आई थिंक आपके अकाउंट्स के फैकल्टी जो भी रहेंगे विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर। हाँ, सर्विस। सो आई थिंक तुमको तो एक हुआ भी रहेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हैवंट यू स्टडीड ऑल दिस? हाँ, तो ये तो इनटेंजिबल हो गया। तो हाँ करेक्ट, बट वो सब अपन यहां पर नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में नहीं है। Vihan, at the end of government textbook there are answers which you can do. जैसे कि पॉपुलेशन चैप्टर के अंदर 8 मार्क के लिए क्या पूछ सकते हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? कैन बी एन 8 मार्क आंसर। पॉवर्टी के अंदर व्हाट कैन बी एन 8 मार्क आंसर? व्हाट आर द कॉजेज एंड मेजर्स, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड मेजर्स ऑफ इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट में अगर बात करूं तो व्हाट आर द मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट? तो उसमें 2 मेजर्स है, एक जनरल मेजर्स है और एक स्पेसिफिक मेजर्स है। ऑल दीज कैन बी 8 मार्क क्वेश्चंस फॉर यू। और ये लास्ट 3 बोला मतलब कौन सा 3 वही नहीं समझा मेरे को। लास्ट 3 मतलब 9th वाला और 10th वाला इंक्लूसिव। हाँ, so 8th chapter if I am not wrong was poverty, right? 9th वाले के अंदर what can be an 8 mark answer? What are the objectives and features of NEP? Can be an 8 mark answer. Explain any 2 concepts of LPG, can be an 8 mark answer. And so they can ask what is privatization for 4 marks. and then there are features, so something like that. करेक्ट, पूछ सकते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो आस्क यू व्हाट आर द अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एज एन 8 मार्क आंसर। लास्ट वाला दोनों मिलाकर कंबाइन, व्हाट आर द अचीवमेंट्स एंड व्हाट आर द फेलियर्स। देख जितना ज्यादा लिखेगा तू तो पोदार वाला है ना, तेरे तो लगे पड़े बेटा, सब लिख कर आ, प्लस देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा पड़ेगा वो भी लेकर आ। पता चला तेरे को इसके अंदर और आधा से ज्यादा सिलेबस बाहर का है, कुछ बोलता ही एकदम, मेरे को मालूम है। ऑल राइट, सो आई एम गिविंग यू 10 minutes. आई वॉन्ट 3 आंसर्स टू बी रेड इफ नॉट बाय हार्टेड। देख बाय हार्टिंग करना बहुत मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड, बट एक बार इज्जत वाड़ी से बिना कोई मस्ती किए बोलना बेटा। हाँ दे रहा हूं, बिना कुछ मस्ती किए मेरे को एक एकदम इज्जत से पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट चाहिए। नो टाइम पास, नो भंकस। यू हैव 10 minutes, मे बी 15 minutes, हाउ मच एवर टाइम यू रिक्वायर। एंश्योर द 3 आंसर्स आर डन appropriately. If you need any help, let me know. Pencil भी देता हूँ, sorry. What are the causes and measures to eradicate poverty?
सो तूने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट व्हाट इज अ पॉजिटिव नेटवर्थ, सेकेंड भाई पॉजिटिव नेटवर्थ का जो तूने एक्सप्लेनेशन दिया था वही होता है वेयर योर असेट्स आर ग्रेटर देन योर लायबिलिटीज इज अ पॉजिटिव नेटवर्थ। फिर बेटा विहान एक और क्वेश्चन आ सकता है फॉर 8 मार्क्स। The 10 minutes that I have given are not for talking amongst yourself, it is for going through the answers. तुमको अगर चाहिए ब्रेक लेना है तो ब्रेक देता हूं, फिर ये पढ़ो, बट डजेंट मेक सेंस बिकॉज आई एम प्लानिंग टू लीव यू आफ्टर 15 minutes. Choice is yours. You want to talk, want me to give a 15-minute break, then read and go home, or complete and go home directly. Then why the hell are you talking? I didn't want to use the word hell. I hope you realize I want to use the other word. I control. मैं कुछ बोला ही नहीं, तेरे को समझा? सो विहान मैं आज तेरे साथ बात कर रहा था, एक और आंसर आ सकता है फॉर 8 मार्क विच इज व्हाट आर द मेजर्स टू एस्टिमेट पॉवर्टी। मतलब कौन से तरीके से करते हैं, तो अगर तेरे को याद रहेगा तो एक था एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, कैलोरी कंजम्पशन, और एक था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। हाँ, तो वो दोनों आंसर कंबाइन करके 8 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। और भी कोई वर्ड का मीनिंग वगैरह चाहिए रहेगा, कुछ चीज नहीं समझी रहेगी तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। आई होप तेरा पॉजिटिव नेटवर्थ वाला आंसर क्लियर है। इट मीन्स वेयर असेट्स आर ग्रेटर देन लायबिलिटीज। I don't think so, Vian. I have not taught poverty over here. If you have any doubts, maybe in the next class I can help you with poverty also, not a problem. Yes, chapter 10 is left, which I think most of the people here also have a doubt in. मतलब हो गया है ऐसा पढ़ाकर, पर नहीं हुआ है, जाने दे। सारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर इन योर 11th स्टैंडर्ड आर स्मॉल ओनली। एक ही चैप्टर बड़ा था, आई थिंक चैप्टर नंबर 4, महाराष्ट्र इकोनॉमी और रूरल डेवलपमेंट। महाराष्ट्र इकोनॉमी काफी बड़ा था। हाँ, not relevant. Purchasing power parity is basically when you compare one country's purchasing power with another country's purchasing power. So for example, इंडिया के अंदर अगर मैं 100 रुपए के अंदर एक बॉटल, एक वड़ा पाव, एक बुक खरीद सकता हूं, ये 3 चीज खरीदने के लिए यूएस में कितना लगेगा इज कॉल्ड एज परचेसिंग पावर पैरिटी। सो इंडिया में 3 चीज खरीदने के लिए मुझे 100 रुपए लगे, यही चीज जब मैं यूएस में खरीदने को जाएगा तो शायद मुझे $2 लगेंगे। सो इंडिया का 100 रुपीज के अंदर जो चीजें आती है वही चीज खरीदने के लिए यूएस के अंदर मुझे $2 लगते हैं। तो 2 कंट्रीज के बीच का परचेसिंग पावर पैरिटी होता है। दैट्स इट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीपी। सॉरी,
लेक्चर्स बोल रहे हैं? नहीं, आइडिया नहीं है, बट आई थिंक आई विल स्पीक टू कल्पेश सर एंड इंश्योर के उसी का भी लेक्चर स्टार्ट हो जाए. हाँ, इसीलिए मैंने जो तेरे को एग्जांपल दिया, देख उसमें बास्केट ऑफ गुड्स ही आ गया कि नहीं. एक पेन, इट इज अ बास्केट ऑफ गुड्स, ऑफ कोर्स. Your currency of two countries, wherein what is the amount of goods you can purchase in. कि आज इंडिया के अंदर अगर मैं 25 लाख रुपया कमा रहा हूं और यूएस में भी 25 लाख रुपया कमा रहा हूं, तो कौन से कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है? क्योंकि आज इंडिया का 25 लाख रुपए के अंदर में ज्यादा चीजें खरीद पाएगा एज कंपेयर टू what I'll be able to purchase in the US, because US is much more expensive. So अगर तेरे को लगता है कि US में 25 लाख रुपया कमा रहा है तो तू तो मस्त आदमी है, तो ऐसा नहीं है. US का अगर तू 50 लाख भी कमाएगा ना, तो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तेरे को इंडिया में मिल सकता है 25 लाख रुपए के अंदर. सो इट हेल्प्स फॉर कंपैरिजन, एनालिसिस. In your 12th standard, Vihan, you are testing my patience and I think you should not. CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे रेट्स होते हैं जिससे आरबीआई कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन या रिसेशन. सो बेसिकली मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ये रेट्स होते हैं. ये सब हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, सीए फाउंडेशन में भी पढ़ेंगे. रेपो रेट बोलते हैं उसको. बाकी सारे बैंक्स को आइदर दे कैन नॉट एक्सीड दैट लिमिट. तो ये जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज ऑन लोन्स एंड दैट इज ऑन डिपॉजिट्स. जो तू पढ़ रहा है दैट इज अबाउट द मनी सप्लाई कंट्रोल के लिए जो है वो, बोथ आर डिफरेंट. ये लोन वाले उसके लिए नहीं, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम देना. खुद मैनेजमेंट खुद का चलाने का फ्रीडम देना. देखो, एक तरीके का अधिकार मिल जाना, राइट टू डू समथिंग बाय योर सेल्फ, ऑटोनॉमी. क्यों रे? पढ़ना पड़ेगा ना. एग्जाम में तेरे को पूछ दिया, एक एमसीक्यू आ गया कि व्हाट इज अ महारत्न कंपनी, तो तू क्या करेगा?
तो महारत्न कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसको इंडियन गवर्नमेंट को ग्लोबल कंपनी बनाना है, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज बनाने का गोल इज द महारत्न कंपनी। सब पढ़ना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि वो लोग तेरे को कहीं से भी कुछ भी एक क्वेश्चन उठाकर पूछ सकते हैं, और तेरा अगर अप्रोच 11th स्टैंडर्ड में सही नहीं रहेगा तो तेरा 12th और सीए फाउंडेशन में इशू हो जाएगा। तुझे क्या लगेगा, अरे यार थोड़ा छोड़ दिया तो चलता है, 12th में चल जाएगा, सीए फाउंडेशन में क्या करेगा? एवरी लाइन कैन बिकम एन एमसीक्यू फॉर यू इन योर सीए फाउंडेशन सिलेबस, सो यू कैन नॉट लीव एनीथिंग। तो अगर तू मेरा बात माने, कुछ भी छोड़कर नहीं जाने का, पूरा पढ़ाई करने का। तेरा अप्रोच एक चैंपियंस बैच का है जहां पर तुझे सीए फाउंडेशन का पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तेरा अगर एटीट्यूड और अप्रोच गलत हो जाएगा तो वो तुझे आगे प्रॉब्लम लेकर आएगा। टोटल लिबरलाइजेशन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देर वर 7 पॉइंट्स, प्राइवेटाइजेशन में देर आर 5 पॉइंट्स, एंड ग्लोबलाइजेशन में देर आर 6 पॉइंट्स। assets are greater than liability। सो तो अगर असेट तेरे लायबिलिटी से ज्यादा है, इसका मतलब तेरा जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव है, सिंपल। मतलब एज आई टोल्ड यू, उसका पूरा प्रोसीजर होता है फिर। सो दैट इज नॉट व्हाट वी आर कंसर्न विद, दे विल कैलकुलेट द नेटवर्थ। सो वो अकाउंटिंग के अंदर वो प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद ही वो फाइनल आंसर आएगा ना। हाँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, राइट, यस। सो वो एमएनसी बना बिकॉज गवर्नमेंट का एक वो महारत्न वाला भी तो कॉन्सेप्ट था ही ना। सो बेसिकली आईओसी का पहला जो आया था उसको नवरत्न का स्टेटस दिया गया था, फिर जो नवरत्न कंपनीज थे उनको ही महारत्न बनाने का कोशिश किया गया कि दीज कंपनी शुड नॉट बी ओनली वर्किंग इन एट इंडिया लेवल बट एट ग्लोबल लेवल। बहुत सारा कंट्रीज है, गूगल पर डेटा मिल जाएगा तेरे को। करेक्ट, बट देख बिजनेस है ना, बिजनेस तो क्या है, अभी एक्सपांड तो कहीं पर भी कर ही सकते हैं ना। आज अगर प्रोफेशनल एकेडमी के ये 4 ब्रांच है तो कल उठ के और 4 भी तो हो ही सकते हैं ना। सो इट इज द इंटेंट ऑफ द कंपनी टिल विच एक्सटेंड दे वांट टू गो। सो दे कैन डू बिजनेसेस विद सो मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जिसके साथ डील क्रैक हुआ उसके साथ करेंगे, जिसके साथ नहीं हुआ आगे बढ़ो। सो ये तो बिजनेस है ना। अभी ये कौन से कंट्रीज में करता है, आई डोंट थिंक सो इज अ रेलेवेंट। होगा कोई भी कंट्री, अपने को क्या करना है उससे। तुमको अगर एग्जाम्पल्स लिखना है तो लिख सकते हो तुम लोग वहां पर। 2-3 कंपनी का नाम, भेल है, सेल है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, नॉट ऑल बट फ्यू ऑफ देम। सो भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ महारत्न कंपनीज। उसके लिए भी बहुत सारा कंडीशंस होता है कि कौन से कंपनी को हम लोग महारत्न कंपनी बोल सकते हैं। तो प्रीवियस 3 साल के अंदर उनका जो वैल्यू है वो 25,000 50,000 करोड़, ऐसा बहुत सारा कैलकुलेशंस होता है जो अपने को एग्जाम में लिखकर नहीं आना है। क्या हो गया तेरे को? बैठ बैठ कर कमर दुख गया।
सो महारत्न स्टेटस कंपनी के लिए भी वहाँ पर वो लोग का कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है. फॉर्चुनेटली वो टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने अपने को नहीं दिया है पढ़ने के लिए. विहान तो कल के लेक्चर में था क्या? नहीं, विहान नहीं था ना कल, क्या था? ऑनलाइन था. और वो विरार वाला कौन है? विहान ही है. ओके. So I think we will have a lecture in the next week. I want you to write down these 3 answers and come in the next class. LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ये मैं वापस रिपीट कर रहा है. 1 सेकेंड बैठ जाता बेटा, 1 ही मिनट के लिए. I hope I am clear with each and everyone in this classroom. If at all you are coming to the class, you need to come with these 3 answers written. मतलब अगर ये तुम भूले हो तो I will not allow you to attend the class. ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन. सो प्लीज इंश्योर कि आप ये 3 आंसर्स लिख कर आ रहे हो. और मेरा अगर बात मानेगा तो मेरे अगले लेक्चर के 1 दिन पहले का वेट मत करना. 2 रीजंस. सबसे पहला रीजन कि अगर आज पढ़ा हुआ आज लिखेगा ना तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा. दूसरा रीजन, 1 दिन पहले घंटा तेरे को याद आएगा कि तुझे लिख कर आना है, तो भूल जाएगा. So better to go home today, write down the 3 answers. I trust me, it will not take you more than 45 minutes to 1 hour. 1 hour के अंदर तेरा पूरा 3 आंसर्स लिख कर हो जाएगा. और जब लिख कर हो जाएगा ना तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि बॉस मेरे को ये चैप्टर समझ में आया है. So I request you all to please ensure कि the 3 answers are written. पक्का there are no more doubts? Sure हो? So that's it for today. Thank you so much. Please like, share, subscribe, comment, hit the bell icon. Bye bye.